आपके साथ, हम आपके साथ हाजिर है ऐसे करके। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। डुमरी उपचुनाव की मतगणना हो चुकी है और आपको यह बता दें कि जेएमएम की प्रत्याशी बेबी महतो ने जीत हासिल कर ली है। उन्हें कुल बात करें तो वोट 1,03,117 वोट मिले हैं और वही यशोदा देवी की बात करें तो 83,164 वोट मिले हैं। जहां आपने देखा कि शुरू से ही जो काउंटिंग चल रही थी, जहां बेबी देवी पहले आगे गई, उसके बाद यशोदा देवी ने आगे हुई, उसके बाद लगातार जो 13वें राउंड में जब बेबी देवी आगे हुई तो लगातार वो आगे बढ़ती गई, जिसके बाद आपको बता दें कि 1,03,017 वोटों से वो जीत हासिल कर दी गई है। तो इसी के बीच हम कुछ बातें हैं जो आपके सामने लाने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि जी मौजूद है। सर, एक सवाल रहेगा कि किस फैक्टर पर जेएमएम ने जीत दर्ज की है और क्या जयराम महतो की उसमें भूमिका थी? देखिए, इस पर हम लोगों ने शुरू से लगातार पैकेजिंग करते रहे हैं और बताते रहे लोगों को, लेकिन आज का आप देखिए कि शुरुआत से लेकर और जब तक रिजल्ट घोषित नहीं रहा, इतना दिलचस्प रहा, कांटे की टक्कर रही और हम लोग लगातार हर मिनट अपडेट भी बताते रहे हैं और इसके साथ समीक्षा भी करते रहे कि क्या क्या फैक्टर हो सकता है और वही फैक्टर काम आया। जैसे हमने कहा कि अगर जो एआईएम है, अगर वो 10,000 या 8,000 वोट लेकर आती है तो कहीं ना कहीं जो है उससे जो है जेएमएम का नुकसान होगा और आसू का फायदा होगा, लेकिन वैसे फैक्टर नहीं चला और जेएमएम को एक तरीके से फायदा मिला। और दूसरी बात कि आप देखिए कि आपने कहा कि हालांकि जयराम महतो इसमें कहीं से भी फ्रंट पर आकर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि हम इस चुनाव में न्यूट्रल हैं और हम अपनी पारी की शुरुआत, अपनी पार्टी की शुरुआत किसी की मौत के से नहीं करना चाहते हैं। और कहा जा रहा था कि जयराम महतो ने जगन्नाथ महतो को एक तरह से इस सीट पर चुनाव नहीं खड़ा करके या समर्थन ना करके किसी के उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो अभी जो जीत हुई है, आप तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जयराम महतो की उसमें भूमिका रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इस बात के लिए हम लोग लगातार ये कर रहे हैं कि डुमरी का जो उपचुनाव है, आप वहां तक मत देखिए कि एक छोटा सा विधानसभा की उपचुनाव में जीत और हार से क्या होने वाला है। इससे मनोबल पर बनने वाला है, बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और इसीलिए एनडीए और इंडिया जो दो धड़ों में पार्टियां बटी हैं, जो जिनमें कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ आसू और बीजेपी थी, उसके लिए कांटे की टक्कर थी। और अंत आपने देखा कि कितना दोनों तरफ से जो है लोगों ने प्रचार किया। बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रभारी थे, सुदेश महतो थे, उनके सांसद थे, तमाम सारे लोग लगे हुए थे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल उनका जो है वहां पर उतर गया था लास्ट समय तक। मुख्यमंत्री तो शुरुआत से ही अपना उन तमाम चीजों को जो है वो दोहराते रहे, अपने मुद्दों को दोहराते रहे। लेकिन इतना भर केवल नहीं है कि डुमरी उपचुनाव में जीत हुआ है। इसके साथ हमने कहा था कि इसमें जो ईडी जैसे उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उसी समय ईडी के सीएम का पहला जो है समन मिला और अभी तक तीसरा समन मिला और कल सीएम को जाना है ईडी के। तो उस सवाल पर भी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आप देखिए कि जब उपचुनाव की जीत की घोषणा होगी, इसके बाद सीएम की जनसभा जो हो रही थी, सीएम संबोधन कर रहे थे, सीएम लगातार जो है एक तरीके से उनका मनोबल जो है मजबूत था और केंद्र पर निशाना साध रहे थे कि भाई आप देखिए, केंद्र जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उसके अगले घंटे से गिराने की कोशिश कर रही है। देश में हम पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिसको लगातार जो है ये बीजेपी और जो केंद्र की सरकार है तरह तरह की प्रोपेगेंडा करके, ईडी सीबीआई तमाम करके हमारे पीछे उन्होंने, मतलब एक तरीके से जनता के बीच में बता रहे थे कि हम देश के पहले ऐसे आदिवासी इकलौता मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो है वो भी बीजेपी हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो वो केंद्र की तरफ निशाना साध रहे थे और अपने शब्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी, ईडी और तमाम को जवाब दे रहे थे। आप देखिए, तो सीएम ने जब शुभकामना दिया है, आप उस पर गौर करिए। सीएम कहा कि आज डुमरी उपचुनाव का जीत की डुमरी विधानसभा की गठबंधन और समस्त कार्यकर्ताओं का, ये तो चलो औपचारिकता हुआ। इसके साथ वो जब तंज कसते हैं तो कहते हैं कि डुमरी की प्रचंड जीत आगाज है 2024 का। जो हम बार बार कह रहे हैं कि डुमरी का उपचुनाव विधानसभा हो या लोकसभा हो, एक तरीके से जनता का एक माहौल बनाने का काम करेगा, बूस्टर का काम करेगा। वही जो है हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं कि जनता ने ठान लिया कि झारखंड में सिर्फ जनतंत्र चलेगा, धनतंत्र नहीं है। यहां सिर्फ झारखंडियों की सरकार चलेगी। भाजपा और आसू की छल और अहंकार का झारखंड से सुपड़ा साफ हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सीएम हैं वो लगातार जनसभा में भी कहते रहे हैं,
जिस तरीके से कि भाई हमसे छल कपट हमारे ऊपर कितना केंद्र के द्वारा तमाम जो है ये लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कभी हमें अयोग्य घोषित कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, तो वो इस बयान में भी झलक रहा है और इस तरीके से उन्होंने शुभकामना दी है और अपना बयान जो है कुछ ही मिनट पहले सीएम ने दिया है और उस सभा में भी बोल रहे थे, तो वही सारी बातों को कह रहे थे। दूसरी तरफ आप देखिए कि हार के बाद से अभी तक हम तमाम जो है सोशल मीडिया, बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का, हालांकि कुछ ही देर पहले वो जो उनका संकल्प यात्रा था वहां भी बोल रहे थे, और लेकिन उन्होंने या तो बीजेपी के तरफ से किसी बड़े नेता ने ना शुभकामना दी है, ना इस अभी तक उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बाइट आया है। सुदेश महतो जिनकी पार्टी, जो पार्टी के प्रमुख हैं, वहां पर हालांकि उनके कैंडिडेट ने बहुत अच्छा किया है, हालांकि हार तो हार होती है, लेकिन उनके लिए जैसे हमने कहा कि खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक शब्द भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो मान लीजिए कि हार जो है, हम जैसे ने कहा कि ये हार केवल डुमरी उपचुनाव तक नहीं, बल्कि उस मोमेंटम पर जो है, जो मोमेंटम बीजेपी बनाना चाहती थी, जो एनडीए बनाना चाहती थी, उसको कहीं ना कहीं झारखंड में वो रफ्तार नहीं मिला, बल्कि उसकी धार को जेएमएम ने, कांग्रेस ने, इंडिया ने उन्होंने कुंद कर दिया है। सर, जैसा कि हम देख रहे थे कि इस चुनाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, सभी राजनीतिक नेता वहां पहुंचे थे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री, और इधर भाजपा की बात करें तो बाबूलाल मरांडी भी वहां पहुंचे थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे थे। अगर क्या लगता है सर, इतना इंपॉर्टेंस क्यों माना गया इस चुनाव को? जैसे हमने बार बार कहा कि वही बात हम दोहरा रहे थे जो आपकी, कि इसलिए इंपॉर्टेंट कि केवल डुमरी के लिए उपचुनाव नहीं था, विधानसभा का उपचुनाव जरूर था, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा जाने वाला था, दिल्ली तक जाने था। इसलिए कि बीजेपी का जो प्लान है, आप देख रहे हैं लगातार लोकसभा को लेकर, हालांकि वो 5 साल वो लोग एकदम चुनावी मोड में नहीं, बीजेपी का प्लान था कि इस बार झारखंड में 14 के 14 जो हमारे सीटें उन्हें किस तरीके से हासिल करनी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो माहौल बनाने का मौका था। इसलिए कि अब कुछ ही दिनों में आप मान के चलिए कि फरवरी में, या हालांकि ऐसे तो मार्च में जाकर लोकसभा चुनाव की घोषणा हुआ, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले, मतलब फरवरी में ही करके घोषणा कर दिया जाएगा। तो उस मोमेंटम को बनाने में जो एक डुमरी का उपचुनाव झारखंड के अंदर काम करता है, इसलिए कि यहां पर सत्ता जेएमएम और कांग्रेस की है, अगर उनकी हार होती तो बीजेपी के लिए बड़ी मतलब ये थी। हालांकि आप देखिए कि अभी तक हम जैसे कहे कि 5 उपचुनाव हुए, जिसमें एक सिर्फ रामगढ़ में आंसू की जीत हुई, बाकी सभी जगह यहां उम्मीद बहुत थी कि अगर इसको रिपीट, रामगढ़ की मोमेंटम को अगर यहां आंसू रिपीट कर लेती है तो आंसू का कद बड़ा हो जाएगा, बीजेपी और एनडीए के लिए झारखंड में रास्ता साफ हो जाएगा और एक मोमेंटम तैयार हो जाएगा कि हमने जो है देखिए यहां पर ये कर दिया है। लेकिन वो मोमेंटम नहीं बन पाया, इसलिए इंपॉर्टेंट था। केवल एक सीट से न सत्ता पक्ष को फर्क पड़ने वाला है और न ही विपक्ष को पड़ना था, न दोनों गठबंधन को फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा जाना था और वो मैसेज जो है बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को नहीं मिल पाया, इसलिए ये चुनाव इंपॉर्टेंट था। और अब समझ लीजिए कि यहां से एक अलग झारखंड की राजनीति बदलेगी। कल बड़ा दिलचस्प होगा, जैसे हम बार बार कह रहे थे जब रिजल्ट था कि डुमरी का उपचुनाव के बाद कल बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कल तीसरा समन भेजा गया है ईडी ने। तो देखना होगा क्या मुख्यमंत्री, अभी तक जो उन्होंने तेवर पूरे चुनाव में अपनाया रहा कि 2 समन के बाद भी ईडी को बोले, उन्होंने चुनौती देते रहे कि हम नहीं जाएंगे और हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हिम्मत तो गिरफ्तार कर लीजिए। और अब देखना है कि कल जो इनको बूस्टर मिला है, फिर से ईडी के पास वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, या उसी जो मोमेंटम को बकार। हमें तो जैसे हमने कहा कि अब लगता है कि जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने पुराने तेवर में ही रहेंगे, वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे। अब ईडी को तय करना है कि वो कोर्ट जाती है, अरेस्ट वारंट जारी करती है, चौथा समन जारी करती है, इसलिए कि वो तो अपना स्टैंड एक तरीके से क्लियर कर दिया। हो सकता है कल वो फिर से जो है G20 में जो राष्ट्रपति के तरफ से भोज आमंत्रित किया गया है, डिनर डिप्लोमेसी, उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां से हो सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई ईडी कार्यालय में उनका जाए। तो कल बड़ा दिलचस्प होगा और इसका कल, इस चुनाव का, उपचुनाव का कल फर्क भी देखने को मिलेगा, जो मुख्यमंत्री किस तरह का स्टैंड लेते हैं ईडी को लेकर। तो ये बड़ा तय करने वाला और दिलचस्प होगा झारखंड की राजनीति को लेकर। हालांकि इस चुनाव में जैसे हम बार बार बोलते रहे, उपचुनाव से एक मैसेज तो उन्होंने दे दिया है कि जो सोचते थे कि हेमंत सोरेन के बड़ी आसानी से ईडी, जिसे आप देखते थे निशिकांत दुबे पूरे उपचुनाव में कई जगह मंचों पर बोला कि हम पूरे सोरेन खानदान को जेल भिजवा कर ही मानेंगे, और जब भी ईडी की समन आता था उससे पहले वो ट्वीट कर देते थे कि मतलब इस बात को फाइनल होने वाला है। बयान पर बोलना चाहते हैं कि सर जब निशिकांत दुबे कहते थे कि मैं पूरे सोरेन परिवार को जेल भिजवाऊंगा और लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराऊंगा, तो क्या ये संभव है?
देखिए ऐसी बहस चल रही है इसलिए कि आप देखिए कि देश में जो है अभी एक देश और एक चुनाव की बात चल रही है, तो ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन झारखंड के जो परिप्रेक्ष्य में निशिकांत दुबे कह रहे थे उसको सिरे से नकारा नहीं जा रहा था। नकारा नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखा कि इंटरव्यू में बातचीत में कहा कि बीजेपी का प्लान चल रहा है कि अगर ईडी जो है हेमंत सोरेन को इस जमीन घोटाले मामले में अगर उनके खिलाफ सबूत मिल जाता है, अगर गिरफ्तार हो जाती है तो सरकार गिर जाएगी। हालांकि 1 साल पहले भी जब राज्यपाल के यहाँ वो लिफाफे वाली कि अयोग्य करार होंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, चुनाव होगा, तो फिर वह सारी चर्चाएं इसलिए कि ये बल देने की कोशिश हुआ कि, लेकिन आप देखिए कि वैसी बात को लेकर तो हेमंत सोरेन जी अभी बोल रहे थे, जो डुमरी उपचुनाव के जब कुछ ही घंटे बाद जब वो बोल रहे थे गोवा में बोल रहे थे, चाईबासा के अंदर गोवा वहां पर, तो वो यही बात कर रहे कि मेरी सरकार बनने की 1 घंटे पहले से, मतलब 1 घंटे बाद ही ये सरकार लग गई थी गिराने में। तो वो इन तमाम चीजों को एक तरीके से लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी भी वही काम कर रहे हैं जो शुरुआत दिन से ऐसे करते करते हमने 3-3.5 साल का समय, 4 साल का पार कर लिया और आगे भी हम पार करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं अपने लोगों के बीच में, अपने वोटरों के बीच में, वो लगातार मैसेज छोड़ रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे कंट्रोवर्सी में जो 1 साल से चल रहा है सीएम जाने के, लगातार कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी के वो फायदा नहीं मिल रहा है और लगातार मुख्यमंत्री को फायदा हो रहा है। एक के बाद एक उपचुनाव जीतते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, मतलब एक के बाद उनकी जीत हो रही है पॉलिटिकली। आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं वो किस तरीके से, अगर बीजेपी के चाल को जो मतलब केंद्र कर रही है उसको किस तरीके से जो है उसको पलट रहे हैं या किस तरीके से जवाब दे रहे हैं इंस्टेंट एक करके। जब अयोग्य की बात आई तो उन्होंने 1932 छेड़ दिया। आप देखिए 1932 लेकर आए, उसका विशेष सत्र बुला कर उन्होंने पास करा के राज्यपाल को भेज दिया। फिर अभी कुछ आया तो कुछ उन्होंने और मुद्दा लेकर आया। तो इस तरीके से लगातार वो भी जो है किस तरीके से माहौल बदलना है, किस तरीके से करना है, वो भी लगातार ये सारी चीजें कर रही हैं। अब जिसे ईडी ने नोटिस दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, रिट उन्होंने दायर कर दिया है। कल देखना होगा कल क्या करते हैं, इसलिए कि फिर खबर है कि या तो सुप्रीम कोर्ट से वो गुहार लगाएंगे, इस पर सुनवाई करिए, ये लोग बार बार हमें परेशान कर रहा है। तो बहुत कुछ कल बदलने वाला है, इसलिए डुमरी उपचुनाव का जीत केवल वहां जीत तक मत देखिए, इसका मैसेज आने वाला समय में आपको कल से दिखना शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि कितना निराशा है कि एक ट्वीट भी ना तो आज सुरेश महतो की तरफ से आया, ना बाबूलाल मरांडी की तरफ से आया, किसी भी नेता की तरफ से यहां तक ना शुभकामना दी गई, ना हार की जिम्मेदारी ली गई है। तो आप मान सकते हैं कि इसका मैसेज जो है वो हार जीत से बड़ा दोनों और झारखंड की राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। केंद्र की राजनीति पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन झारखंड की राजनीति पर फर्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको पता है कि अब डुमरी उपचुनाव खत्म हो चुका है और अब सभी विधानसभा लोकसभा की तैयारी में जुट जाएंगे। तो ऐसी खबरों के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।